नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर गोपालगंज से, जहां गोपालगंज में दिन दहाड़े सीएसपी सेंटर में लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। सीएसपी सेंटर में बदमाशों ने हथियार लहराए। कैश नहीं मिलने पर बड़े ही आराम से सीसीटीवी सेंटर से वो बाहर भी निकल गए। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गोपालगंज में सीएसपी सेंटर की ये तस्वीरें आपको हैरान कर देगी। दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाश हथियार की नोक पर सीएसपी सेंटर को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अपराधी सीएसपी सेंटर में पिस्टल लहरा रहे हैं। अपराधी सीएसपी संचालक की तरफ भी पिस्टल तानते हैं। फिर कैश काउंटर से कैश निकालने की कोशिश करते हैं। कैश नहीं मिलने पर संचालक को पीटते हैं। फिर बड़े आराम से सीएसपी सेंटर से बाहर निकल जाते हैं। सीएसपी सेंटर में बेखौफ अपराधियों की ये तस्वीरें खौफ पैदा कर रही है। ब्लैक अपाची से 3 गो अयलौ से अंदर ढुकलौ से ओकरा बाद से लेके तोड़फाड़ कैलौ से पता पैसा कहाँ बा पूरा तोड़फाड़ करके थप्पड़ मरलौ से कुछ ना मिलल जान से मार के धमकी दिलौ से फिर कहलौ से पुलिस अगर बतावल जाए तो दोबारा आके तनी जान से मार देंगे। गोपालगंज के मोहम्मदपुर में सीएसपी सेंटर में लूट की कोशिश की जांच शुरू हो गई है। पुलिस टीम ने सीएसपी सेंटर पर पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश की, लेकिन दिन दहाड़े खौफ की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही है। क्या बदमाशों में खाकी का खौफ खत्म हो गया है? आखिर बिहार में अपराधी सीएसपी सेंटर को इतने आराम से निशाना कैसे बना रहे हैं? न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और वहीं गया में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस को मिले हथियारों का जखीरा देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पुलिस ने 3 हार्डकोर नक्सलियों को भी दबोच लिया। हथियारों की इस जखीरे को देख आप चौंक जाएंगे। 1, 2, 3 नहीं, 525 कारतूस, 3 SLF राइफल, 1 ऑटोमेटिक राइफल, मैगजीन, केन बम, वॉकी टॉकी। गया पुलिस और एसटीएफ ने बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए हथियारों के जखीरे को बरामद किया है। पुलिस और एसटीएफ ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया और निशानदेही पर जंगल में छिपा रहे भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गंगती बाजार से 3 नक्सलियों को दबोचा गया है और कादिरगंज की तिलाठी पहाड़ी के जंगलों में छिपा कर रखे गए 3 SLF राइफल, 1 ऑटोमेटिक राइफल समेत कई हथियार और 525 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही कई अर्धनिर्मित और पुराने मैगजीन, चार्जर, वॉकी टॉकी, डेटोनेटर सहित 1 केन बम भी मिला, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया है। बड़ी सफलता नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में गया पुलिस और एसटीएफ को मिली है, जिसमें कि 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और कुल 4 हथियार की बरामदगी की गई है, जिसमें 3 SLR के राइफल हैं और 1 सेमी ऑटोमेटिक है और 525 जिंदा कारतूस की बरामदगी की गई है। गया में लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक 7 हार्डकोर नक्सलियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का लगातार नक्सलियों पर प्रहार जारी है। पुलिस ने 3 कुख्यात नक्सली रुपेश पासवान, उदय कुमार और बबलू कुमार को गिरफ्तार कर नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। और चलिए आपको पटना सिटी से बड़ी खबर दे दे। जेपी सेतु पर स्कूटी सवार युवक की हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू के मुस्लिम नेता करेंगे पीसी। कल मुस्लिम नेता प्रेस वार्ता करने वाले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जेडीयू के स्टैंड को मजबूती से रखा जाएगा। इसके साथ ही आपको बताएं कि वक्फ बिल पर स्टैंड मजबूती से नेता रखेंगे। उसमें जो जानकारी मिल रही है कि विरोध को जवाब दिया जाएगा। विरोध करने वालों लोगों को जवाब देने की कोशिश होगी। वक्फ बिल को लेकर लगातार विरोध हो रहा है और उसी को लेकर देखिए प्रेस वार्ता जेडीयू की तरफ से। जेडीयू के मुस्लिम नेता ये पीसी करने वाले हैं। वो समझाएंगे कि आखिर बिल का फायदा क्या क्या है। कल मुस्लिम नेताओं की तरफ से प्रेस वार्ता होने जा रही है।
जेडीयू के स्टैंड को मजबूती से रखा जाएगा। दरअसल जब दो नेताओं ने जेडीयू की तरफ से इस्तीफा दे दिया है, ये मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने इस्तीफा पार्टी से दिया, उसके बाद से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। और आपको अब ये अपडेट दे दें कि कल जेडीयू की तरफ से प्रेस वार्ता बुलाई गई है और जेडीयू के मुस्लिम नेता पीसी करने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर आपको पटना सिटी से दे दे, जहां जेपी सेतु पर स्कूटी सवार युवक की हत्या की खबर। बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है। बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी। घटनास्थल से 3 खोखा भी बरामद हुआ है। मृतक का नाम सैयद शहनवाज बताया जा रहा है। दोस्त के साथ वो व्यवहार न्यायालय जा रहा था। पुलिस अपराधियों की पहचान में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है। घटनास्थल से सबूत भी पुलिस को मिले हैं और अब अपराधियों की पहचान में पुलिस की टीम जुटी हुई है। मृतक का नाम सैयद शहनवाज बताया जा रहा है। दोस्त के साथ वो व्यवहार न्यायालय जा रहा था, जो जानकारी मिल रही है, और उसी वक्त उस पर गोली चला दी गई। स्कूटी सवार युवक की हत्या की खबर। बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी। कितने संख्या में लोग थे? 2 था, बस 2 ही आदमी थे। क्या पहले से विवाद वगैरह चल रहा था क्या? विवाद पता नहीं, उसके पापा ही बताएंगे। कितने राउंड गोली चली थी? 2 गोली तो लगी मरीन ड्राइव पे। ठीक है, यहाँ पहुँचने पर जो पता चला कि जो घायल व्यक्ति थे उनको पीएमसीएच भेजा गया इलाज के लिए। घटनास्थल पर 3 खोखा है। ठीक है, जो बाद में जाके पता चलेगी मामला क्या है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बाढ़ से दे दे, जहां हाई वोल्टेज की तार की चपेट में एक पिकअप आ गया। पिकअप पर लदे पुआल में लगी आग और धू-धू कर पुआल जल गया। बाल बाल बचा है ड्राइवर। जो जानकारी मिल रही है कि ड्राइवर की जान बच पाई है। दरअसल बताया जा रहा है कि हाई वोल्टेज तार की चपेट में यह पिकअप आ गया। तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से लदे हुए पुआल में आग लगी और इसे देखने के लिए वहां पर लोगों की भीड़ लग गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अफरा तफरी का वहां पर माहौल बन गया। कुछ लोग इस तस्वीर को अपने कैमरे में भी कैद करते हुए देखे गए। पिकअप पर लदे हुए पुआल में आग लग गई। हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से ये घटना सामने आई है। धू-धू कर पूरा पुआल जल गया। ये तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं। इस तरीके से ट्रैक्टर पर यह पुआल जिसमें आग लगी। बताया जा रहा है कि हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने के बाद यह घटना सामने आई है। गनीमत ये रही कि ड्राइवर की जान बच पाई है। और अब खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक के बाद बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बड़ा बयान दिया। अल्लावरू ने कहा कि बिहार का सीएम कौन होगा ये वहां की जनता तय करेगी। ना मेरी हैसियत है ना किसी और की कि वो किसी को बिहार का मुख्यमंत्री बना पाए। इससे पहले भी सीएम चेहरे पर अल्लावरू 2 बार साफ कर चुके हैं कि सीएम के फेस पर बाद में चर्चा होगी। आपको बता दें कि आज कांग्रेस के एक नेता यशवंत कुमार ने कहा था कि महागठबंधन की तरफ से दलित नेता राजेश राम को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें और उसके बाद बिहार कांग्रेस प्रभारी का ये बयान सामने आया है, जिसकी चर्चा इस वक्त हो रही है। यशवंत कुमार है कहे लीगल सेल जो है विधि प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं बिहार में। उनकी तरफ से कहा है कि राजेश राम को मुख्यमंत्री का चेहरा होने की बात उन्होंने मांग की है सीएम पद के लिए। देखिए, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा सबसे पहले बिहार की जनता तय करेगी। किसी को अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी करनी है तो उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। नहीं, डिमांड उठ रही है कि आप लोगों के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के आपने किसका डिमांड उठ रहा है? राजेश कुमार प्रदेश अध्यक्ष के लिए कि सीएम फेस होना चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, बिहार का सीएम कौन होगा वो बिहार की जनता तय करेगी। ना मेरे में वो हैसियत है ना किसी और में कि वो किसी को बिहार का मुख्यमंत्री बना पाए। धन्यवाद। और वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम सीएम उम्मीदवार बनाए जाने की मांग पर सवाल को टालते हुए नजर आए। राजेश राम ने कहा कि बैठक में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। जल्द ही सीएम के चेहरे और बाकी मुद्दों पर भी बात हो सकती है। नेता हैं आपके विधि प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष यशवंत कुमार, ऐसे बहुत सारे नेताओं की तरफ से अब डिमांड उठ रही है कि राजेश राम ही मुख्यमंत्री का फेस हो। तो कांग्रेस के भीतर से आवाज उठ रही है आपके चेहरे को लेकर के, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो राजेश राम। नहीं, देखिए ये मुद्दा बहुत मतलब ये कोई
बोला होगा, वो विषय पर नहीं है। अभी मुद्दा ये है कि हमारे राहुल गांधी जी ने जो हमारे जितने नवनियुक्त जो है अध्यक्ष है, उनसे टिप्स जो मिला है, वो टिप्स लेकर के पूरे उत्साह से जा रहे हैं ना आप लोग। एक महत्वपूर्ण सवाल आखिर में, आपके प्रभारी से अभी बात हुई, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये जनता तय करेगी बिहार की। तो क्या चुनाव बाद आप लोग अपने तरफ से बहुमत के आधार पर तय करने के आप लोग प्लान बना चुके हैं? देखिए, पहले तेजस्वी यादव को आप लोग नहीं मानेंगे? ये संवैधानिक व्यवस्था है। हम क्या कहें, गठबंधन है तो हमको कई लोग न हैं, तो हम लोग जल्दी हम संकेत दे रहे हैं कि हम लोग जल्दी प्रयास में हैं कि हम लोग इस कदम को भी विराम दें। आगे चल करके कैसे हम गठबंधन को और बढ़िया सशक्त करें, तो हम लोग उस तरफ भी बढ़ रहे हैं। मैं यानी चुनाव से पहले भी घोषणा संभव है मुख्यमंत्री? देखिए, ये हमारे नेतृत्वकर्ता यहाँ राहुल जी हैं, उनके नेता हैं, दूसरे जो अलायंस पार्टनर हैं उनके नेता हैं, ये लोग तो वो तय करते हैं ना, हम लोग तो जमीन पर काम करने वाले। और इधर कृष्णा अल्लावरू के बयान पर बिहार में सियासी घमासान हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर जुबानी तीर चलाए जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि महागठबंधन को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की जरूरत क्या है? महागठबंधन के सभी घटक दलों को पता है कि उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है, तो काहे का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना? ऐसे भी सिरफुटौल इतनी ज्यादा है कि मान लीजिए गलती से किसी ने घोषित कर भी दिया तो आपस में ये एक दूसरे का मुंह नोच लेंगे ये लोग। तो स्पष्ट जानिए कि महागठबंधन का बिहार में इस समय कोई नेता नहीं है। वैसे तो ये बिहार में कतई संभव नहीं है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन तेजस्वी यादव जी को महागठबंधन के अंदर मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने में इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। असल में कांग्रेस पार्टी राजद को यह समझाने में लगी है कि अगर हमारे हिसाब से नहीं चले तो जिस तरह दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हमने आम आदमी पार्टी को समेट दिया, आप मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री कौन होगा, अल्लावरू साहब ने स्पष्ट कहा है कि वो तो हमेशा जनता तय करती है। देखिए, बिहार में पूरी तरह से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का श्री तेजस्वी यादव जी ही होंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव जी ही थे। वहीं वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हमला बोला। मांझी ने कहा कि ये बिल किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं है, ये बिल खराब व्यवस्था के खिलाफ है। वक्फ का प्रबंधन ऐसे लोगों के पास था जहां गरीबों की भलाई के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश हमने की है। कि वो लोग तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये बिल किसी धर्म के पक्ष और विपक्ष में नहीं है, ये है न्याय और अन्याय के संबंध में बातें हैं। जो वक्फ बोर्ड है उसमें जो मैनेजमेंट था, वो मैनेजमेंट ऐसे लोगों के पास में था और ऐसे पैसा का गमन हो रहा था जिसका कि प्रयोग नहीं हो रहा था गरीबों की भलाई के लिए। अब जो सेक्शन 40 उसमें था, ये कहाँ की बात थी कि अगर वहाँ उठा के कह दिया कि आप हमारे वक्फ के आदमी हैं, आप उसका हो गए। ऐसा कभी होना चाहिए था क्या? ये किसी धर्म के विरुद्ध की बात नहीं, व्यवस्था के विरुद्ध है। व्यवस्था खराब थी, चंद लोगों के हाथ में था, वर्चस्व उनको था, उसको हटा करके उसको व्यापक किया गया है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। विजय सिन्हा ने कहा कि जो कानून नहीं मानेंगे उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। ये भारत है, पाकिस्तान नहीं है। जो इसे नहीं मानेंगे और इसकी बात कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं। देश में किसी की जमींदारी नहीं जो कानून को नहीं माने। विजय सिन्हा ने आरजेडी पर भी निशाना साधा। आपको बयान सुनवाते हैं। जो लोग की ये मानसिकता है कि संविधान का किताब लेके चलेंगे, संविधान खतरे में है, असंवैधानिक संस्था के निर्णय को नहीं मानेंगे, तो उनकी जिम्मेदारी है क्या? वैसे लोग जेल जाएंगे, कार्रवाई होगी। ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान की अराजकता नहीं चलेगी। ये राजद कांग्रेस की मानसिकता और इनका चेहरे पर जो बना हुआ सत्ता लोलुपता का राजनीति है,
सिर्फ सत्ता प्राप्त पिता कुछ बोलते हैं, बेटा कुछ बोलते हैं, बेटा बाप से बगावत कर रहे हैं। दरभंगा से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पर आज से आकाशा एयरलाइंस की सेवा की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने इसका उद्घाटन किया और इस मौके पर दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर और राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद थे। दरभंगा में बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी ने बोर्डिंग पास देकर हवाई सेवा की शुरुआत की और आज लोग स्पाइस जेट इंडिगो के बाद नए विमान आकाश की शुरुआत होने पर उन्होंने खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इससे बहुत सहूलियत होगी। आकाशा एयर का आज प्रथम उड़ान यहाँ से हुआ। आकाशा एयर ने 2 स्लॉट दरभंगा से बुक कराई है। उसको सहमति भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने दिया, एक दिल्ली के लिए एक मुंबई के लिए। तो आज से जो है दिल्ली उड़ान सेवा प्रारंभ हो रही है और फुल पैक जो है वो है एयरलाइंस। तो जितनी ज़्यादा नई एयरलाइंस प्रारंभ होगी दरभंगा से, पूर्व में स्पाइस जेट हुआ, फिर इंडिगो हुआ, अब आकाशा एयर चालू हुआ, तो जितने भी आपस में प्रतिस्पर्धा होगी तो सर्विस भी अच्छी मिलेगी। और वहीं गुवाहाटी में देश की प्रगति, विश्व शांति और लोक कल्याण के मकसद से श्री विद्या कोटि कुंभकुर्मांचन महायज्ञ का आयोजन किया गया। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य महायज्ञ में शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन भी महायज्ञ में पहुंचे। देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह के द्वारा आयोजित महायज्ञ में असम सहित बड़ी संख्या में पूर्वोत्तर भारत के लोगों ने हिस्सा लिया। हम लोगों की अभिभाविका। और अब एक जरूरी सूचना आपको दे दे, भविष्य भारत का है और न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 है वो जगह जहां पर ग्लोबल लीडर्स और विजनरी आपको दिखाएंगे आगे बढ़ने का रास्ता। जरूर आए। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में बने इस खास इवेंट का हिस्सा, जहां नए आइडियाज भारत के भविष्य को नई दिशा देंगे। और आज ही रजिस्टर करें www.news18features.com/rising bharat summit/ पर।